फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स सुषु संहिता पार्ट 13। मास मर्म के बारे में अब देखते हैं हम इस एपिसोड में। मास मर्म कितने होते हैं? 11। 11 में तल हृदय इंद्रवस्ती गुद स्तन रोहित तानी मास मर्माणी। इसमें आपको 4 वर्ड्स याद रखने हैं। तल हृदय, इंद्रवस्ती, गुद और स्तन रोहित। इसमें तल हृदय 4 हैं इनकी संख्या, इंद्रवस्ती 4, गुद 1 एंड स्तन रोहित मर्म है 2, तो टोटल हो गए 11। तल हृदय, इंद्रवस्ती, गुद, स्तन रोहित। सिरा मर्म है 41। ठीक है, इसका आप इस तरह से याद कर सकते हैं। सिरा पर लगने से अपांगी लोहित फंड निकालकर अपलाप करते हुए अपस्तंभ हो गई। सिरा पर लगने से अपांगी लोहित फंड निकालकर अपलाप करते हुए अपस्तंभ हो गई। अगर आप ये लाइन याद रखते हैं तो इसमें काफ़ी सारे नाम आ जाते हैं। अपांगी, ठीक है, इसमें अपांग हो गया, लोहित से लोहिताक्ष, फंड से फंड, अपलाप एंड अपस्तंभ। ठीक है, और इसके साथ ही लेकिन इसकी नीलामन्या माता हृदय नाभि पार्श्व में बृहद स्तनमूल की स्थापना में उर्वशी की तरह श्रृंगार करती है। नीलामन्या से नीला धमनी, माता से मातृका, श्रृंगार से श्रृंगाटिका। इसके बाद हृदय नाभि पार्श्व, देन बृहद से बृहति, स्तनमूल का स्तनमूल ही रहेगा, एंड स्थापना से स्थपनी। ठीक है, लेकिन इसकी नीलामन्या माता हृदय नाभि पार्श्व में बृहद स्तनमूल की स्थापना से उर्वशी की तरह श्रृंगार करती है। ठीक है, तो उर्वशी से अक्षौरभ्य, ये सब मर्म इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सिरा पर लगने से अपांगी लोहित फंड निकालकर अपलाप करते हुए अपस्तंभ हो गई, लेकिन इसकी नीलामन्या माता हृदय नाभि पार्श्व में बृहद स्तनमूल की स्थापना करते हुए उर्वशी की तरह श्रृंगार करती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्नायु मर्म। स्नायु मर्म कितने होते हैं? 27। स्नायु ने कक्षा में छिपकर विधुर को वस्ती का सिर कूर्च कूर्च कर दिया। ठीक है, स्नायु ने कक्षा में छिपकर विधुर की वस्ती का सिर कूर्च कूर्च कर दिया। कक्षा से कक्षा मर्म, कक्षा से कक्षधर, कूर्च से कूर्च एंड कूर्च शिर, ये दोनों, वस्ती से वस्ती एंड छिपकर से छिपरांश, विधुर से विधुरो, ये सारे स्नायु मर्म में इंक्लूड हो जाते हैं। कक्षा, कूर्च, कूर्च शिर, वस्ती, शिप्रांश, विधुर। एंड नेक्स्ट इज अस्थि मर्म। अस्थि मर्म कितने होते हैं? 8। 8 में आप ऐसे याद कर सकते हैं, कटिक तरुण, नितंब, सफलक एंड शंख और अस्थि। शंख एंड अस्थि, कटिक तरुण, नितंब, सफलक, शंख एंड अस्थि। और नेक्स्ट इज संधि मर्म। संधि मर्म कितने होते हैं? 20। संधि होने पर सीमा कपूर के पति ने जानकर मणिबंध पर गोल्फ या क्रिकेट खेला। ठीक है, और प्राइज़ में उसे क्या मिला? आवर्त में उसे कुकुंदर मिला। ठीक है, फिर से सुनिए। संधि होने पर सीमा कपूर के पति ने जानकर मणिबंध पर गोल्फ या क्रिकेट खेला, आवर्त में उसे कुकुंदर मिला। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है जानकर से जानू, सीमंत से सीमंता, अधिपति पति से अधिपति, एंड गोल्फ से गुल्फ, एंड क्रिकेट से करकाटिका। इसके बाद जान लगाकर मणिबंध खेला, जान लगाकर से जानू, एंड आवर्त में उसे कुकुंदर मिला, कुकुंदरा, मणिबंध, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आवर्त से वर्त, जानू, कपूर, सीमंता, अधिपति, गुल्फ, मणिबंध, कुकुंदरा, वर्त, करकाटिका, ये सारे संधि मर्म में हो जाते हैं। फिर से सुनिए। संधि होने पर सीमा कपूर के पति ने जान लगाकर मणिबंध पर गोल्फ क्रिकेट खेला, आवर्त में उसे कुकुंदर मिला। नेक्स्ट इज सद्य प्राणहर मर्म में मुख्य विकृति क्या होती है? सबसे ज़्यादा इफेक्टेड पार्ट क्या होता है? इंद्रियार्थ ग्रहण नाश। इंद्रिया अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पाती, सेंसेस काम करना बंद कर जाते हैं इन सद्य प्राणहर मर्म। कालांतर प्राणहर मर्म में मुख्य विकृति क्या होती है? धातु का क्षय होता है। एंड अच्छा, क्वेश्चन एक पॉइंट बनता है यहाँ पे, जो हमने मर्म पढ़े हैं उनके टाइप्स पढ़े हैं, तो उसमें स्तन रोहित मर्म जो है
वो मांस मर्म में इंक्लूडेड होता है एंड स्तन मूल जो है वो सिरा मर्म में इंक्लूड होता है। रोहित इन मांस एंड मूल इन सिरा। पार्श्व संधि को तिर्यक मर्म भी कहा गया है। ठीक है, सिरा वेद कहाँ पे निषिद्ध है, कहाँ पे हमें वेन पंक्चर नहीं करना चाहिए? आक्षेपक में, पक्षाघात में, संशोधन के उपरांत। 3 चीज़ें हैं, आक्षेपक, पक्षाघात एंड संशोधन के उपरांत। इसके अलावा विष या आत्तिक अवस्था मतलब इन एमरजेंसी कंडीशन, ऐसे केसेस में, पॉइजनस केसेस में, एमरजेंसी कंडीशन में तो अवैध सिरा का भी वेदन किया जा सकता है। सिरा वेद के 1 मुहूर्त पश्चात ही रक्तस्राव स्वतः बंद हो जाता है। अगर ये वैसे सुविध सिरावेद का लक्षण है कि सिरावेद अगर अच्छे से करी जाए तो 1 मुहूर्त बाद ही ब्लीडिंग होनी बंद हो जाती है, अपने आप ही रक्तस्राव स्वतः बंद हो जाता है। रोग अनुसार सिरावेद, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रोग अनुसार में अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ सिरावेद करना चाहिए, कौन से व्याधि के अनुसार। विसर्प, विचर्चिका, वातरक्त, वात कंटक, जो व से है, विसर्प, विचर्चिका, वातरक्त, वात कंटक, इसमें बताया है शिप्र मर्म से 2 अंगुल ऊपर सिरावेद करना चाहिए। इसमें आप एक और चीज़ नोट कर लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है, प से पाददा, पादहर्ष, पाददारी, अवबाहुक, इसमें भी सेम ही पॉइंट है, सेम ही जगह पर सिरावेद करना चाहिए, शिप्र मर्म से 2 अंगुल ऊपर। क्रोष्टुक शीर्ष, खंजता, पंगुता, मतलब कि जो भी ये कंडीशंस हैं जिसमें लंगड़ा के चलते हैं, इसमें गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर सिरावेद करना चाहिए। अपची में इंद्रवस्ती से 2 अंगुल नीचे, अपची से इंद्रवस्ती याद रखना, उससे 2 अंगुल नीचे। इसमें एक और है, ग्रैधसी में जानू के ऊपर या 4 अंगुल नीचे करना चाहिए सिरावेद। ग्रैधसी के साथ एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, विश्वाची, विश्वाची में भी सेम ही लोकेशन है सिरावेद का, जानू के ऊपर या 4 अंगुल नीचे। दिस इज़ फॉर ग्रैधसी एंड विश्वाची। गलगंड में ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है एग्जाम में, गलगंड में कहाँ सिरावेद करना चाहिए? अब नाम ऐसा है गलगंड तो आप सोचेंगे कि गले के आसपास, नो, गले के आसपास नहीं, उरु मूल पर, उरु के मूल पर सिरावेद करना चाहिए, मतलब थाइस के आसपास आप सोच सकते हैं। प्लीहा उदर, प्लीहा उदर, अब प्लीहा कहाँ होता है, स्प्लीन कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, तो इसमें वाम बाहु पर जो कर्पूर के अंदर की ओर एवं कनिष्ठिका तथा अनामिका के मध्य में, मतलब कि लेफ़्ट आर्म में जो एल्बो है उसमें अंदर की ओर या तो सिरावेद करें या फिर लेफ़्ट साइड की जो कनिष्ठिका एंड अनामिका उंगली है उसके मध्य में सिरावेद करें। दिस इज़ फॉर प्लीहा उदर। कफ उदर या यकृत उदर व कास श्वास, अब इससे याद कर सकते हैं, यकृत राइट साइड होता है तो दक्षिण बाहु में वही कंडीशंस में, वही लोकेशंस में, ठीक है, सिरावेद कर सकते हैं। प्रवाहिका, लूज मोशन में प्रवाहिका श्रोणी के चारों ओर सिरावेद करना चाहिए, तो प्रवाहिका से आप श्रोणी याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट इज मूत्र वृद्धि, मतलब हाइड्रोसील में वृषण के दोनों ओर, आंतरवृद्धि और पार्श्व शूल में स्तन और कक्षा के मध्य में बताया है। इसमें आप नोट कर लीजिए, इट्स वाम पार्श्व स्तन और कक्षा के मध्य में, इन आंतरवृद्धि एंड पार्श्व शूल। बाहुशोष या अवबाहुक में कंधे के मध्य में करना चाहिए सिरावेद। तृतीयक ज्वर में, तृतीयक मतलब तृतीयक ज्वर में त्रिक संधि के मध्य से सिरावेद करना चाहिए। त्रि से तृतीयक ज्वर, त्रि से त्रिक संधि। चतुर्थक ज्वर में स्कंद के नीचे। अपस्मार में, अपस्मार जिसमें स्मृति नाश हो जाता है तो उसमें हनु संधि पर सिरावेद करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लीजिए। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान 16वें अध्याय में 16/34 में एक चीज़ बताई है, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो पित्तज विद्धि है या फिर रक्तज विद्धि है उसमें कहाँ सिरावेद करना चाहिए, उसमें बाहु कपूर प्रदेश में सिरावेद करना चाहिए, मतलब कि वही एल्बो एरिया में, ठीक है, बाहु कर्पूर प्रदेश में। इसके बाद है उन्माद में, उन्माद में कहाँ पे करना चाहिए, केश, सीमांत, ललाट, शंख, मतलब कि हेड एरिया के आसपास आप सोच सकते हैं, केश, सीमांत, ललाट, शंख। नासा रोग में नासा अग्र पर, ये तो याद रह जाएगा। तिमिर में कहाँ करना चाहिए, तिमिर मतलब कि जो आई डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें अपांग पर सिरावेद करना चाहिए। इसके बाद एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, जैसे कि तिमिर हो गया, अक्षीपाक हो गया, अक्षी रोग हो गए, अधिमंत हो गया,
इसमें सिरावेद कहाँ करना चाहिए? अपांग, ललाट, उपनासिका। ठीक है, आई डिसऑर्डर्स में अपांग, ललाट, उपनासिका में सिरावेद करना चाहिए। और इसके बाद है दुष्ट वेद के प्रकार कितने हैं, कि अगर गलत सिरावेद हो जाए तो उसके कितने प्रकार हैं? 20। सिरावेद के पश्चात परिहार काल, परिहार काल क्या है? 1 मास तक, या फिर दूसरा ऑप्शन इसमें नोट कर लीजिए, बल लौट आने तक। ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, बल लौट आने तक, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, जहाँ में प्लीहाओदर, यकृतोदर बताया है वहीं मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जलोदर, दकोदर, उद्गुदोदर, उद्गोदर, ये तीनों में जलोदर, दकोदर, उद्गोदर, इसमें नाभि के नीचे सेवनी के बाईं ओर सिरावेद करना चाहिए। ठीक है, रक्त की अवस्था अनुसार रक्त मोक्षण। एक और पॉइंट है इसमें, सुश्रुत आचार्य ने चिकित्सा 9 में श्लीपथ का जहाँ पे वर्णन किया है, तो उसमें अलग अलग वात, पित्त और कफज श्लीपथ के बारे में बताया है कि उस कंडीशन में जैसे वातज शिलापद है तो कहाँ पे सिरावेद करना चाहिए। तो उस कंडीशन में वातज शिलापद में गुल्फ के 4 अंगुल ऊपर की ओर करना चाहिए। ठीक है, और पित्तज में गुल्फ के 4 अंगुल नीचे की ओर करना चाहिए। एंड कफज में अंगुष्ठ की सिरा जो है उससे 4 अंगुल ऊपर करना चाहिए। कफज में अंगुष्ठ सिरा की 4 अंगुल ऊपर करना चाहिए। तो नेक्स्ट है सही, रक्त की अवस्था के अनुसार रक्त मोक्षण। अगर अवगाढ़ रक्त है तो उसमें जलौका से रक्त मोक्षण करते हैं। पिंडित रक्त में प्रछान से, प से पिंडित, प से प्रछान। सर्वव्यापक दोष में वेन पंक्चर, मतलब सिरावेद से रक्त मोक्षण करना चाहिए। त्वचागत दोष में श्रिंगु और अलाबू से रक्त मोक्षण करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज अच्छा, इसमें जो अवगाढ़ का यथापूर्व क्रम क्या है? अगर जैसे बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा रक्त हो तो उसमें सिरा मोक्ष करना चाहिए। थोड़ा सा कम गाढ़ा हो तो उसमें विषाण मतलब सिंगी से, फिर उससे कम हो तुम्बी से, देन जलोका, देन लास्ट में प्रछान। प्रछान मतलब कि बहुत ही हल्का सा चीरा लगा के ब्लीडिंग करवानी चाहिए, रक्त मोक्षण करवाना चाहिए, जहाँ पे रक्त सबसे कम गाढ़ा होता है। सिरा मोक्ष, विषाण, तुम्बी, जलोका, प्रच्छान, अवगाढ़, यथापूर्वम। तो ये सीक्वेंस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर गाढ़ा हो तो सिरा मोक्ष में, सिरावेद में, एंड सबसे अगर कम गाढ़ा हो तो प्रच्छान से। नेक्स्ट एक लाइन आती है, पंच अभिभूतास्तुत पंच कृत्व पंच इंद्रिय पंचसु भावयंती। ये किसके लिए कहा गया है? जिसमें पंच 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 बहुत ज़्यादा वर्डिंग आई हुई है, ये धमनी हेतु कहा गया है। पंच महाभूत आस्तत्वत, मतलब जो पंच महाभूतों से बनी हुई है। एंड पंच इंद्रिय पंचसु, मतलब ये पांचों इंद्रियां में सर्वव्यापक है, इनका पांचों इंद्रियों में विस्तार है। ठीक है, तो ये धमनी के लिए कहा गया है। एंड नेक्स्ट इज सूतिकागार। ये यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है आचार्य सुश्रुत का शरीर स्थान 10वां अध्याय। सूतिकागार को आचार्य सुश्रुत ने अरिष्टागार भी कहा है, जहाँ पर क्योंकि आजकल तो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई हैं, लेकिन उस टाइम पे पुअर प्रोग्नोसिस होता था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा होता था, तो इसीलिए आचार्य सुश्रुत ने उस टाइम पे सूतिकागार को अरिष्टागार कहा है। और वहीं पर आचार्य काश्यप ने आतुराल्य को अरिष्टागार बोला है। आचार्य काश्यप ने जहाँ पे पीडियाट्रिक्स के बारे में सारा बताया हुआ है, वर्णन किया हुआ है, तो बच्चों के मामले में भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी उस टाइम पे, पुअर प्रोग्नोसिस होगा, तो उन्होंने उनका जो आतुराल्य होता था, बच्चों का पीडियाट्रिक हॉस्पिटल होता था, उसको अरिष्टागार बोला है। ठीक है, तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। जो सूतिकागार है यानी कि जो अरिष्टागार है, इसमें इसका दक्षिण या पूर्व अभिमुखी होना चाहिए। ये आचार्य सुश्रुत ने ही बच्चों दक्षिण बोला है, लेकिन बाकी सभी आचार्यों ने, स्पेशली आचार्य चरक ने पूर्व और उत्तर अभिमुख बोला है सूतिकागार का, पूर्व एंड उत्तर अभिमुख, जबकि आचार्य सुश्रुत ने दक्षिण या पूर्वी अभिमुख बोला है। दक्षिण आचार्य सुश्रुत ने ही बोला है। गर्भिणी के वर्ण के अनुसार ही सूतिकागार का वर्ण होना चाहिए, श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण वर्णी। और इसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए? 8x4 हस्त, लंबा और चौड़ा। एंड इसके बाद है कि जो पलंग है वहाँ पे बेड है, ठीक है, पेशेंट बेड है सूतिका का, वो उसमें जो लकड़ी यूज़ होती है वो कौन सी लकड़ी होनी चाहिए? वो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अनुसार ही यूज़ करते थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
बिल्व, न्योगोद्र, तिंदुक, भल्लातक के प्लंग प्रयोग का विधान है। बिल्व, न्योगोद्र, BN, तिंदुक BNTB, ठीक है। बिल्व, न्योगोद्र, तिंदुक, भल्लातक। ब्राह्मण के लिए बिल्व, क्षत्रिय के लिए न्योगोद्र, वैश्य के लिए तिंदुक, शूद्र के लिए भल्लातक। गर्भशय्या। गर्भशय्या की स्थिति कौन सी होनी चाहिए? पित्व, पक्वाशय और मध्य। गर्भशय्या की स्थिति बताई गई है पित्व, पक्वाशय और मध्य। एंड नेक्स्ट इसमें वैसे लिखा है कि आसन्न प्रसवा के लक्षण, लेकिन जो यहाँ पे लक्षण दिए गए हैं दैट इज़ नॉट आसन्न प्रसवा। ये ठीक नहीं है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसको प्रजाइनी बोला गया है, नॉट आसन प्रसवा। तो प्रजाइनी के लक्षण, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के लक्षण हैं वो सुनिए। जाते ही शिथिले कुक्षो मुक्ते हृदय बंधे। शिथिल कुक्षी हो जाती है और हृदय बंध, जो बंधन होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। सशूले जगने नारी गेया सातु प्रजाइनी, मतलब जघन एरिया में, जघन प्रदेश में शूल होता है। तो 3 इसके लक्षण हैं, शिथिले कुक्षी, मुक्ते हृदय बंध एंड सशूल जघन। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है उपस्थित प्रसवा के लक्षण, मतलब द लेडी इज़ अबाउट टू डिलीवर द चाइल्ड। तो ये सेकंड स्टेज हो जाती है, फर्स्ट स्टेज की एंड सेकंड स्टेज की स्टार्टिंग। तो उपस्थित प्रसवा के लक्षण, इसी को हम आसन्न प्रसव ही बोलते हैं, बिगनिंग ऑफ सेकंड स्टेज। तो इसके लक्षण सुनिए। इसके लक्षण हैं तत्र उपस्थिति प्रसव आया, कटी पृष्ठ प्रति समन ताद्वेदना, मतलब कटी पृष्ठ में काफ़ी ज़्यादा चारों ओर वेदना होगी, ठीक है। इससे फर्स्ट स्टेज में जो हमने पढ़ा था वहाँ पे वेदना कहाँ पे थी? जघन एरिया में, जघन प्रदेश में। लेकिन इसमें कटी पृष्ठ में वेदना होगी। पुरीश प्रवृत्ति मूत्र प्रसिच्यते, मतलब अपान वायु ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। पुरीश और मूत्र, स्टूल एंड यूरिन पास हो चुका है। उसके बाद योनि मुखा श्लेष्मा च, योनि मुख से श्लेष्मा का भी स्त्राव हो चुका है। एंड द चाइल्ड इज़ अबाउट टू डिलीवर, ठीक है। पुरीश प्रवृत्ति मूत्रम प्रसिच्यते, ठीक है। पुरीश और मूत्र ये दोनों का विसर्जन हो गया है। एंड योनि मुख श्लेष्मा, योनि मुख से श्लेष्मा का डिस्चार्ज हो गया है। उपस्थित प्रसवा, ये सारे जो है सेकंड स्टेज के लक्षण हैं। इसके बाद क्या आ जाता है? जो उपस्थित प्रसवा होती है, उपस्थित प्रसवा को अभ्यंग और गर्म जल से स्नान कराकर, पुंनाम फल धारण कराकर, इसके बाद है कि एवं आखंड पूरित घृत या यवागु का पान कराना चाहिए। दिस इज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। मतलब कि जो उपस्थित प्रसव है जिसमें सब कुछ डिस्चार्ज हो गया, श्लेष्मा भी डिस्चार्ज हो गया, द चाइल्ड इज़ अबाउट टू डिलीवर, उसका अभ्यंग कराना चाहिए, गर्म जल से स्नान कराना चाहिए, पुंनाम फल का धारण करना चाहिए और घृत पिलाना चाहिए, अखंड पूरित घृत या यवागु का पान कराने का निर्देश है। ये है थर्ड स्टेज। इट इज़ कॉल्ड, इसके एक टर्म है इसके लिए, ये टर्म है प्रजनिष्यमाणम, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी हुई? प्रजाइनी। सेकंड स्टेज हुई आसन्ना या उपस्थित प्रसव एंड द थर्ड स्टेज इज प्रजनिष्यमाणम, ठीक है। और उसके बाद जब चाइल्ड डिलीवर हो जाता है तो बालक का अभ्यंग जो है बला तैल से करने का निर्देश है। एंड सूतिका के बलवान होने पर 5 दिन तक स्नेहपान कराना है। और अगर दुर्बल हुई, ज़्यादा वीक है लेडी, तो उसको 5 दिन तक यवागु पान कराना है। ऐसे इसमें दोस्तों 5 दिन दिया हुआ है, लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन में 3 दिन भी आ जाता है तो 3 दिन का ऑप्शन भी आप मार्क कर सकते हैं। तो 5 या 3 दिन दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट, जैसे कि गर्भ संग हुआ, तो गर्भ जैसे डिलीवर नहीं हो रही है, डिलीवरी होनी मुश्किल हो रही है, ठीक है, गर्भ संग हुआ है, तो काले सांप, कृष्ण सर्प की जो कैंचुल है, ठीक है, या फिर पिंडीतक किसको हम बोलते हैं? मदन फल को। पिंडीतक से योनि धूपन करना है, योनि पे धूपन देना है, ठीक है, धूफ देनी है। या फिर इसके अलावा हिरण्य पुष्पी, जिसको हम हिरण्य पुष्पी की मूल मतलब लांगली मूल को उसके हाथ पैर पर बांध देना है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट है कि हम सुवर्चला या विशल्यवा का धारण भी करवा सकते हैं प्रसवा को। नेक्स्ट इज अपरापातन, या मतलब कि प्लेसेंटा अगर एक्सक्रीट ना हुआ हो, बाहर ना आया हो, ठीक है, अपरापातन ना होने पर जो लक्षण होते हैं वो आधमान और अनाहा,
ठीक है। एंड इसके बाद आ जाता है मक्कल शूल। ये सारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मक्कल शूल, तो मक्कल शूल कब होता है ये आप याद कर लीजिए कि मक्कल शूल होता है प्रसव के पश्चात संपूर्ण रक्त के ना निकलने के कारण प्रसूता को मक्कल शूल होता है। तो ये वर्ड है कि प्रसव के पश्चात ही होता है मक्कल शूल। ठीक है, कि डिलीवरी जिस लेडी ने चाइल्ड डिलीवर कर दिया है लेकिन उसका जो ब्लीडिंग है प्रॉपर नहीं हो पाई है, तो उस डिलीवरी के बाद मतलब प्रसव के पश्चात संपूर्ण रक्त ना निकलने पर मक्कल शूल होता है। ठीक है, और इसमें ये इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि मक्कल शूल कब होता है, प्रसव के पहले होता है, प्रसव के दौरान होता है, तो आप कहेंगे प्रसव के पश्चात होता है। और इसका एक और करेक्ट वर्ड है कि मक्कल शूल सूतिका काल में होता है, ये भी ठीक है। और एक और मैं आपको बताती हूँ, इसका पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए कि जो प्रजाता नारी है, ठीक है, हु हैज़ डन डिलीवरी, तो प्रजाता नारी उसके रूक्ष शरीर, अगर उसका शरीर रूक्ष हो और उसके रूक्ष शरीर पर हमने अगर तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग कर दिया हो, तो उस कंडीशन में अवशोषितम अविशोधितम रक्तम के कारण जो वायु है वो प्रकोपित हो जाती है और क्रम से मतलब पहले वस्ती में, फिर उदर में, फिर नाभि में शूल उत्पन्न करती है, जिसे हम मक्कल शूल बोलते हैं। ठीक है, तो 3 कंडीशंस होगी, प्रसव के पश्चात, सूतिका काल में, या फिर प्रजाता नाड़ी के रूक्ष शरीर पर तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग करने पर अवशोषितम रक्तम अविशोधितम रक्तम ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है, और जिससे वायु प्रकोप होता है, पीड़ा उत्पन्न करती है क्रम से नाभि, वस्ती और उदर में। ठीक है, क्रम से शूल होना और फिर उसके बाद आधमान होना और मूत्र संग होना। ठीक है, इसकी चिकित्सा कैसे होती है? चिकित्सा होती है ऊषक आदि या वीरवर्त आदि गण की औषधियों से। ठीक है, ऊषक आदि, वीरवर्त आदि ये गण यूज़ होते हैं। एंड इसके साथ आप यवक्षार का प्रयोग भी होता है। एंड आप नोट कर लीजिए, इसमें श्लोका में, संहिता में दिया हुआ है कि पृथक पर्णी आदि जो क्वाथ होता है, या फिर पिपले आदि चूर्ण होता है, सूरामंड, स्वच्छ का क्वाथ, इन सब से भी मक्कल शूल की चिकित्सा की जा सकती है। स्तन में दूधवाही जो नदियों की संख्या कितनी होती है जिससे दूध निकलता है, वो है 4। तालुपात या मस्तुलुंगक्षय, तालुपात या मस्तुलुंगक्षय में क्या होता है कि वात का प्रकोप होता है। एंड इसमें चिकित्सा क्या होती है कि सर्पी मधुरक घृत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो मधुर द्रव्य से बनाया हुआ घृत है उसका प्रयोग करते हैं। बट आप नोट कर लीजिए इसमें प्रयोग कैसे किया जाता है। प्रयोग करते हैं इसका पान या अभ्यंग के रूप में। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि तालुपात या मस्तुलुंगक्षय, लेकिन इसका एग्जैक्टली जो संहिता में दिया हुआ है कि जो मस्तुलुंग होता है उसका क्षय होने से वायु ताल बस्ती को दबा देती है, जिससे तालुपात होता है। ठीक है, मस्तुलंग क्षय से वायु प्रकोप होता है, ताल बस्ती को दबा देती है, जिससे तालुपात हो जाता है। और ऐसे केस में सर्पी मधुरक घृत का प्रयोग करना चाहिए पान और अभ्यंग के रूप में। स्त्री के दूध के अभाव में हमें कौन सा दूध देना चाहिए? ये सभी आचार्यों ने सेम लाइन बोली है, अजागव्यम अथ अपिवा, क्षीरम अजागव्यम अथ पिवा। बकरी का दूध देना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है गाय का दूध देना चाहिए। ग्रह पीड़ित बालक की गंध जो होती है वो मतकुण गंधी या मत्स्य गंधी होती है, मतलब छुछुंदर या मछली के समान गंध होती है। अच्छा, चरक ने, जहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को उपस्थित प्रसवा बोला है या आसन प्रसवा बोला है, वहीं पे आचार्य चरक ने सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को क्या बोला है? परिव्रत गर्भ। ठीक है, गर्भपात के लक्षण, गर्भपात के लक्षण क्या होते हैं? गर्भाशय में, कटी में, वंक्षण में, वस्ती में शूल होता है और रक्त दर्शन होता है। ठीक है, गर्भाशय, कटी, वंक्षण, वस्ती, शूलानी, रक्त दर्शनम च। गर्भस्राव, ठीक है, प्रसरण के लक्षण क्या होते हैं? गर्भस्राव के लक्षण होते हैं सदा, पार्श्व पृष्ठ शूल, ये एक एक वर्ड रख के पूछते हैं। सदा, दाह होती है इसमें, पार्श्व पृष्ठ में शूल होता है। असृगदर, अना, मूत्र संग, तो इस तरह से पूछ लेते हैं कि असृगदर, अना, मूत्र संग ये किसके लक्षण है? ये गर्भस्राव के लक्षण है। अ से असृगदर, अना, मूत्र संग। स्थानात स्थानम, च प्रकाम
अति गर्भे कोष्ठे सराम। स्थानाप स्थानम मतलब कि गर्भ एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है जिससे कोष्ठ में शोभ होता है। स्थानात स्थानम, ठीक है। और निवृत्त प्रसवा, निवृत्त प्रसवा किसको कहते हैं? जब एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, फिर उसके बाद यदि उसकी डिलीवरी 6 साल के अंदर ना हो गए, उसका दूसरा बच्चा 6 साल के बाद होता है, तो उसकी दूसरी संतान की आयु अल्प होने के चांसेस रहते हैं। जिस स्त्री को 6 वर्ष तक भी संतान उत्पत्ति ना हो, निवृत्त प्रसवा की संतान अल्प आयु होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा हो एंड प्लीज़ इसे बार बार सुनिए, रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें। पहले वाली वीडियोस को भी लगातार जितना टाइम मिलता है उसको सुनते रहिए। जितना रिवीजन होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।